एक तरफ 1114 करोड़ रुपए का छप्पर फाड़ मुनाफा जी, और दूसरी तरफ धरती को बचाने का नेट जीरो वादा। जो कि सुनने में काफी अलग दिशाएं लगती हैं। बिल्कुल। अक्सर जब किसी कॉर्पोरेट कंपनी की बात होती है ना, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल विपरीत दिशा में जाती हुई दिखाई देती हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे सामने एक ऐसी एफएमसीजी दिग्गज कंपनी के दस्तावेज हैं जो मैगी और नेस्कैफे जैसे ब्रांड्स के जरिए भारत की हर रसोई का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं नेस्ले इंडिया की। बहुत ही दिलचस्प कंपनी है। हाँ, तो हमारे पास उनके ताज़ा वित्तीय आंकड़े हैं, मार्केट एनालिस्ट्स की भविष्यवाणियां हैं और उनकी सबसे नई बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट यानी BRSR का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। आज का मिशन यही समझना है कि क्या कोई कंपनी वाकई अपने मुनाफे की रफ्तार को कायम रखते हुए पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकती है या फिर ये सब सिर्फ कागजी बातें हैं। देखिए, ये आज के बाजार का सबसे ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि निवेशकों का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। सही कहा। अब केवल बैलेंस शीट देखकर ये तय नहीं होता कि कोई कंपनी कितनी सफल है। आज का निवेशक ये भी देख रहा है कि वो मुनाफा किन संसाधनों की कीमत पर आ रहा है। और नेस्ले इंडिया के लिए ये संतुलन बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनका व्यापार सीधे तौर पर कृषि, जल और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। हाँ, मतलब ये एक ऐसी चुनौती है जो या तो उन्हें भविष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित कर देगी या फिर उन्हें बहुत पीछे धकेल देगी। बिल्कुल। और इस संतुलन को समझने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनके वित्तीय इंजन के हुड के नीचे झांकना होगा, क्योंकि दिन के अंत में इसी मशीनरी से उनकी भविष्य की रणनीतियों और सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्यों को ऊर्जा मिलती है। सही बात है। अगर हम जनवरी से मार्च 2026 यानी वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के आंकड़े देखें तो वे काफी हैरान करने वाले हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 26% की छलांग लगाकर 1114 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और रेवेन्यू ऑपरेशन से 22.6% बढ़कर 6500 से ज्यादा बल्कि 6800 के करीब 6748 करोड़ रुपए रहा है। इससे पहले वाली तिमाही में भी नेस्कैफे की मजबूत बिक्री के कारण नेट प्रॉफिट 5% बढ़ा था। ये कोई सामान्य वृद्धि नहीं है, खासकर तब जब बाजार में महंगाई का दबाव साफ दिख रहा है। बिल्कुल, और ये आंकड़े केवल एक तिमाही का भाग्य नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। नेस्ले के प्रबंधन ने एक बहुत ही स्पष्ट दिशा चुनी है जिसे वो पेनिट्रेशन लेड वॉल्यूम ग्रोथ कहते हैं। मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी। ये जो पेनिट्रेशन लेड वॉल्यूम ग्रोथ है, कागज पर ये कॉर्पोरेट जार्गन बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत में इसका क्या मतलब है? एक एफएमसीजी कंपनी असल में इसे कैसे लागू करती है? मैं इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। जब किसी कंपनी को अपना रेवेन्यू बढ़ाना होता है तो उसके पास दो मुख्य रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दे, जिससे मुनाफा तो बढ़ता है लेकिन ग्राहक कम हो सकते हैं। सटीक। और दूसरा रास्ता है कि कीमतें वही रखें या छोटी पैकेजिंग निकालें, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स को उन जगहों तक पहुंचाएं जहां वे पहले नहीं बिकते थे। नेस्ले ने ये दूसरा रास्ता चुना है। अच्छा। वे सिर्फ बड़े शहरों के सुपरमार्केट्स तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स छोटे गांव की किराना दुकानों पर भी मिले। छोटे पैकेट्स जैसे 5 या 10 रुपए वाली मैगी या नेस्कैफे के छोटे पाउच, ये इस रणनीति का मुख्य हिस्सा हैं। वे ज्यादा घरों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। यही पेनिट्रेशन है और इसी से बिक्री का वॉल्यूम यानी मात्रा बढ़ रही है। तो मतलब उनका लक्ष्य अब शहर की सीमाएं पार करके गांव की तरफ जाने का है। और दस्तावेजों में उनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य दिख रहा है वो भी यही है, ग्रामीण बाजारों में अपनी पैठ मजबूत करना। अभी उनके कुल रेवेन्यू में ग्रामीण बाजार का योगदान केवल 17 से 18% है जी, लेकिन कंपनी का इरादा इसे लगभग 2 गुना करने का है। इसके लिए वो अपने विज्ञापन खर्च को भी बिक्री के 4.5 से 5% तक बढ़ाने वाले हैं। देखिए, ये एक बहुत ही आक्रामक कदम है क्योंकि शहरी बाजार अब एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। वहां हर घर में पहले से ही दर्जनों ब्रांड्स मौजूद हैं। लेकिन असली और अछूता विस्तार भारत के टियर 2, टियर 3 शहरों और गांव में ही छुपा है। यहाँ मुझे एक एनालॉजी सूझ रही है। नेस्ले का ये कदम कुछ ऐसा है जैसे कोई लग्जरी हाईवे क्रूजर कार जो हमेशा पक्की और चिकनी सड़कों पर चलती आई है, अब अचानक से 4x4 गियर डालकर गांव की कच्ची और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बहुत सही तुलना है। लेकिन मेरा एक सीधा सवाल है,
जब पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल अस्थिरता है, माल ढुलाई की लागतें ऊपर नीचे हो रही हैं और ग्रामीण इलाकों में महंगाई के कारण लोगों की खर्च करने की क्षमता घटी है, तो ऐसे अनिश्चित समय में ग्रामीण बाजार पर इतना बड़ा दांव लगाना क्या एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन नेस्ले के पास अपने पोर्टफोलियो की खास प्राइसिंग पावर है। वो कैसे? अगर हम उनकी तुलना HUL जैसे प्रतिद्वंदियों से करें तो HUL होम केयर, साबुन, शैम्पू और खाने पीने की सैकड़ों चीजें बनाता है। उनका डाइवर्सिफिकेशन बहुत फैला हुआ है। इसके विपरीत नेस्ले बहुत ही विशिष्ट श्रेणियों में खेलता है, न्यूट्रिशन, डेयरी और रेडी टू ईट फूड। अच्छा। उनकी रणनीति बाजार में हर चीज बेचने की नहीं है, बल्कि चुनिंदा प्रोडक्ट्स में निर्विवाद मार्केट लीडर बनने की है। मतलब वे कम चीजें बनाते हैं लेकिन उनकी मांग इतनी मजबूत है कि लोग उन्हें खरीदना नहीं छोड़ते। बिल्कुल। और ग्रामीण बाजारों में उतरने के जोखिम को कम करने के लिए वे अब डेटा आधारित तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। वे आंख बंद करके ट्रकों में माल भरकर गांव में नहीं भेज रहे हैं। तो फिर वे क्या कर रहे हैं? वे डिजिटाइजेशन के जरिए ये ट्रैक कर रहे हैं कि किस पिन कोड पर किस प्रोडक्ट की मांग ज्यादा है। क्या किसी खास गांव में 5 रुपए वाले कॉफी पाउच ज्यादा बिक रहे हैं या नूडल्स? इस सटीक डेटा के कारण उनकी इन्वेंट्री बर्बाद नहीं होती और डिस्ट्रीब्यूशन लागत नियंत्रण में रहती है। कमाल है। यही कारण है कि तमाम दबावों के बावजूद कंपनी को उम्मीद है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन 22 से 24% के बीच स्थिर रहेगा। ये तो हुई मार्केटिंग और डेटा की बात, लेकिन मांग पैदा करना एक बात है और उस मांग को पूरा करने के लिए माल पहुंचाना बिल्कुल अलग चुनौती है। एकदम सही। अगर आप ग्रामीण बाजारों तक पहुंचने का इतना विशाल लक्ष्य रख रहे हैं, तो केवल विज्ञापनों से तो प्रोडक्ट गांव नहीं पहुंचेगा ना। इसके लिए जमीनी स्तर पर लॉजिस्टिक्स और उत्पादन क्षमता को भी तो उसी अनुपात में बढ़ाना होगा। ये हमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग रणनीति की ओर ले जाता है। वर्तमान में भारत के अलग अलग हिस्सों में नेस्ले की 9 फैक्ट्रियां चल रही हैं और अब वे अपनी 10वीं फैक्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि पूर्वी भारत में उड़ीसा के मुंडम्बा में लगभग 894 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ उनकी एक नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट बन रही है। जी। इसके साथ ही कंपनी का दावा है कि उनके उत्पादों में इस्तेमाल होने वाला 89% कच्चा माल भारत के भीतर से ही खरीदा जाता है और इसमें से भी 23% सीधे MSME यानी छोटे और मंझोले उद्योगों या किसानों से आता है। ये MSME और स्थानीय सोर्सिंग वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। जब 80,000 डेयरी किसान और नेस्कैफे प्लान के तहत हजारों कॉफी किसान सीधे कंपनी को कच्चा माल देते हैं, तो कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला बाहरी वैश्विक झटकों से काफी हद तक सुरक्षित हो जाती है। मैं इस स्थानीय सोर्सिंग के फायदे को समझती हूँ, लेकिन मैं उस 894 करोड़ रुपए के निवेश पर वापस आना चाहूंगी। आप बताइए। जब नेस्ले के चेयरमैन ने खुद माना है कि भू राजनीतिक उथल पुथल के कारण इनपुट और ऊर्जा की लागतें प्रभावित हो रही हैं, तो ऐसे अनिश्चित माहौल में एक बिल्कुल नई और विशाल फैक्ट्री लगाना क्या ये एक बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम नहीं है? क्या मौजूदा 9 फैक्ट्रियों की क्षमता बढ़ाना ज्यादा सुरक्षित विकल्प नहीं होता? पहली नजर में ये एक अनावश्यक जोखिम लग सकता है, लेकिन अगर आप भारत के नक्शे और FMCG मार्जिन के गणित को समझें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? भारत जैसे विशाल देश में लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई, जिसे हम फ्रेट कॉस्ट कहते हैं, किसी भी कंपनी के मुनाफे को दीमक की तरह खा सकती है। अगर आप नेस्ले की मौजूदा फैक्ट्रियों को देखें तो उनका एक बड़ा हिस्सा उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत में केंद्रित है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वे एक तरह से अंधेरे में थे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ओडिशा की फैक्ट्री केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बचाने के लिए है? बिल्कुल। जब पंजाब या गुजरात की फैक्ट्री से माल ट्रकों में लादकर उड़ीसा या असम भेजा जाता है, तो डीजल और समय दोनों की बर्बादी होती है। पूर्वी भारत में नई फैक्ट्री होने से लॉजिस्टिक्स की लागत में भारी कमी आएगी। अच्छा। आपूर्ति श्रृंखला बहुत तेज हो जाएगी और सबसे बड़ी बात, अगर उन्हें ग्रामीण बाजारों से उस वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है जिसकी हमने अभी चर्चा की, तो उसके लिए उन्हें एक सप्लाई बफर चाहिए। हाँ, बिना बफर के तो मुश्किल है। आप तब फैक्ट्री लगाना शुरू नहीं कर सकते जब मांग दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। आपको मांग पैदा होने से पहले उत्पादन तैयार रखना होता है। ये तर्क वाकई मजबूत है, सप्लाई चेन को बाजार के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देना। लेकिन यहाँ से एक और गंभीर पहलू सामने आता है। जब फैक्ट्रियां बढ़ती हैं, उत्पादन बढ़ता है, तो जाहिर है पानी, कोयला, ऊर्जा और प्लास्टिक का इस्तेमाल भी आसमान छूने लगता है।
बिल्कुल यही होता है। हम एक तरफ ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ औद्योगिक प्रदूषण की, और यहीं पर कंपनी के BRSR दावों की असली परीक्षा होती है। सही कहा आपने। सस्टेनेबिलिटी आज के समय में केवल मार्केटिंग ब्रोशर में छपने वाला कोई PR टूल नहीं रह गया। ये निवेशकों के लिए कामकाज की अनिवार्य शर्त बन चुका है। नेस्ले का ग्लोबल लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करना है, जो कि काफी महत्वाकांक्षी है। हाँ, और नेस्ले इंडिया ने इसके लिए बहुत ही स्पष्ट और आक्रामक माइलस्टोन तय किए हैं। उन्होंने 2018 को बेसलाइन माना है और उनका लक्ष्य है कि 2025 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 20% की कमी और 2030 तक 50% की कमी लाई जाए। उनके BRSR दस्तावेज में एक दिलचस्प दावा है कि उन्होंने 100% रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसमें REC भी शामिल है। क्या आप इस REC वाले हिस्से को थोड़ा खोलकर समझा सकते हैं? जरूर। REC यानी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। ऐसा नहीं है कि नेस्ले की हर फैक्ट्री केवल सौर या पवन ऊर्जा से ही चल रही है। कई बार ग्रिड से उन्हें पारंपरिक बिजली ही मिलती है, मतलब कोयले वाली बिजली। हाँ, लेकिन इसके बदले वे बाजार से ये सर्टिफिकेट्स खरीदते हैं। आसान भाषा में कहें तो वे उन कंपनियों को पैसा देते हैं जो ग्रीन एनर्जी बना रही हैं, ताकि पर्यावरण में कुल कार्बन फुटप्रिंट संतुलित रहे। अच्छा, ये ऐसे काम करता है। हाँ, ये एक तरह का बाजार आधारित तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि आप जितनी गंदी ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी ही साफ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निवेश भी कर रहे हैं। ये तो हुई ऊर्जा की बात, लेकिन जो चीज मुझे उनके पर्यावरण सेक्शन में सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई, वो है उनका जल संरक्षण मॉडल। रिपोर्ट बताती है कि उनकी 9 में से 7 फैक्ट्रियां जीरो लिक्विड डिस्चार्ज या ZLD तकनीक पर काम कर रही हैं, और हाल ही में रिडक्शन प्रोजेक्ट्स के जरिए उन्होंने लगभग 1,90,000 क्यूबिक मीटर पानी की बचत की है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पानी जीवन रेखा है। मशीनें धोने से लेकर प्रोडक्ट बनाने तक हर जगह भारी मात्रा में पानी लगता है। ऐसे में ZLD कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये मुझे किसी अंतरिक्ष यान यानी स्पेसशिप के क्लोज्ड लूप वाटर रिसाइकल सिस्टम जैसा लगता है। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है, जहाँ एक भी बूंद पानी या पसीना बर्बाद नहीं होता, सब कुछ ट्रीट करके वापस उसी सिस्टम में पीने या अन्य कामों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इन फैक्ट्रियों में भी दूषित पानी को इतना साफ किया जाता है कि वो वापस फैक्ट्री के काम आ सके या लैंड मेंटेनेंस में इस्तेमाल हो। एक भी बूंद प्रदूषित पानी फैक्ट्री के बाहर नहीं जाता। बेहतरीन एनालॉजी है। और इसके अलावा ऊर्जा दक्षता के लिए उन्होंने मोगा, नंजुंगुड और साणंद की फैक्ट्रियों में पुराने पारंपरिक बॉयलरों को हटाकर बायोमास बॉयलर लगाए हैं। इससे 89,000 गीगाजूल ऊर्जा की बचत हुई है। वाव! प्लास्टिक न्यूट्रलिटी में भी कंपनी का दावा है कि वे 100% प्लास्टिक न्यूट्रल हैं, और इस साल उन्होंने 24,600 मीट्रिक टन प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को जिम्मेदारी से प्रोसेस करवाया है। मैं फिर से यहाँ थोड़ा क्रिटिकल होना चाहूंगी। बताइए। ये आंकड़े कागज पर एक यूटोपिया यानी एक आदर्श दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं। जब कोई कंपनी इतने भारी भरकम और परफेक्शन से भरे दावे करती है ना, तो अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या ये सब केवल ग्रीन वॉशिंग है? ये सवाल लाजमी है। मतलब क्या कंपनी खुद को पर्यावरण का रक्षक सिर्फ इसलिए दिखा रही है ताकि दुनिया की नजर में उनकी छवि अच्छी रहे? क्या ये महंगी तकनीकें जैसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज या बायोमास बॉयलर वाकई कोई ठोस आर्थिक लाभ देती हैं, या ये सिर्फ BRSR रिपोर्ट के पन्ने भरने के लिए हैं? या परोपकार के लिए नहीं कर रही है, ये शुद्ध रूप से रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे? आप भारत के नक्शे को देखिए। देश के कई राज्य गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। अगर नेस्ले की फैक्ट्रियां जमीन से बेहिसाब पानी निकालती रहीं और बाहर दूषित पानी छोड़ती रहीं, तो क्या होगा? स्थानीय लोग विरोध करेंगे और सरकारी रेगुलेटर्स तुरंत फैक्ट्री पर ताला लगा देंगे। मतलब ये सस्टेनेबिलिटी असल में कंपनी के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रही है। 100%। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी तकनीकें कंपनियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कंसेंट टू ऑपरेट यानी फैक्ट्री चालू रखने का परमिट हासिल करने में मदद करती हैं। लंबी अवधि में ये तकनीकें रोजमर्रा के पानी और ऊर्जा के बिल को कम करती हैं, और शायद भविष्य के नियमों से भी बचाती होंगी। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। ये उन्हें भविष्य के कड़े पर्यावरण नियमों से बचाती हैं। अगर वे आज अपनी फैक्ट्रियों को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो कल जब सरकार कार्बन टैक्स लगाएगी तो उनकी फैक्ट्रियां स्ट्रैंडेड एसेट्स बन जाएंगी।
स्ट्रैंडेड एसेट्स, यानी ऐसी संपत्तियां या फैक्ट्रियां जो भविष्य के नियमों या तकनीक के कारण पूरी तरह से कबाड़ बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें चलाना आर्थिक रूप से संभव ही नहीं रहता। जब नेस्ले भट्टी के तेल से हटकर बायोमास पर शिफ्ट होती है, तो वे असल में अपनी फैक्ट्रियों को भविष्य में कबाड़ बनने से बचा रहे हैं। ये पर्यावरण से ज्यादा एक रणनीतिक वित्तीय फैसला है। ये नजरिया तो पूरी तस्वीर को ही बदल देता है। पर्यावरण की रक्षा असल में मुनाफे की ही रक्षा है। अब पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी तो एक पहलू हो गया, लेकिन जब किसी कंपनी के आंतरिक ढांचे, उनके कर्मचारियों के काम करने के तरीके या उनके प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं, तब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का असली टेस्ट होता है। बिल्कुल, गवर्नेंस किसी भी विशाल संगठन की रीढ़ होती है। आप पर्यावरण के लिए कितने भी पेड़ लगा लें, लेकिन अगर आपके बोर्डरूम में या आपकी फैक्ट्री के फ्लोर पर पारदर्शिता नहीं है, तो पूरी इमारत ढह सकती है। और BRSR's रिपोर्ट इस पारदर्शिता को साबित करने के लिए एक सिस्टम का जिक्र करती है, स्पीक अप प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा ऑनलाइन और स्वतंत्र सिस्टम है जहां कोई भी, चाहे वो कर्मचारी हो, कोई बाहरी सप्लायर हो या फिर आम ग्राहक, बिना अपनी पहचान बताए मानवाधिकार, नैतिकता या कार्यस्थल से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह एक बहुत अच्छी पहल है। ये सुनने में एक बहुत ही प्रगतिशील कदम लगता है, लेकिन कॉर्पोरेट इतिहास कुछ और भी याद दिलाता है। जब हम नेस्ले इंडिया की बात करते हैं, तो हम 2015 के मैगी विवाद को कैसे भूल सकते हैं? वो वाकई भारतीय FMCG इतिहास के सबसे बड़े और सबसे डरावने संकटों में से एक था। बिल्कुल। उस वक्त मैगी में लेड और MSG की मात्रा को लेकर जो बवाल हुआ था, उसके कारण प्रोडक्ट पर 15 दिन का राष्ट्रव्यापी बैन लगा था। सोचिए, कंपनी को बाजार से 38,000 टन मैगी वापस मंगवानी पड़ी थी और उसे सीमेंट प्लांट्स की भट्टियों में जलवाना पड़ा था। हाँ, वो बहुत बड़ा झटका था उनके लिए। हालांकि बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर वे सारे लैब टेस्ट पास करके प्रोडक्ट को वापस बाजार में ले आए, लेकिन वो अतीत का साया था। अब एक ताज़ा मामला भी सामने आया है। मार्च 2025 में नेस्ले इंडिया को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर सेबी से एक प्रशासनिक चेतावनी मिली है। जी, मैंने भी रिपोर्ट में पढ़ा था। दस्तावेज बताते हैं कि उनके एक डेजिग्नेटेड पर्सन ने कॉन्ट्रा ट्रेड के नियम का उल्लंघन किया है। यहाँ कॉन्ट्रा ट्रेड के नियम को समझना जरूरी है। सेबी का ये नियम कहता है कि अगर आप कंपनी के किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं, जहां आपके पास अंदरूनी वित्तीय जानकारी हो सकती है, तो आप अपनी कंपनी के शेयर खरीदकर उन्हें 6 महीने से पहले बेच नहीं सकते। अच्छा, ये नियम है। हाँ, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी अधिकारी अपनी अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर शेयर बाजार से जल्दी जल्दी मुनाफा न कमा सके। बिल्कुल सही। जब ये चेतावनी आई तो कंपनी ने तुरंत सफाई दी कि ये एक व्यक्ति की चूक है और इसका कंपनी के रोजमर्रा के वित्तीय या व्यावसायिक कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि चेतावनी वाली खबर के बावजूद उस दिन शेयर बाजार में नेस्ले का स्टॉक गिरने के बजाय 2% ऊपर बंद हुआ। हाँ, बाजार ने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन मैं फिर भी इस पर सवाल उठाना चाहूंगी। एक तरफ हम स्पीकअप जैसे पारदर्शी और नैतिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 2015 का इतना बड़ा मैगी संकट और अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी की चेतावनी। क्या ये घटनाएं एक आम निवेशक या विश्लेषक के मन में कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बड़े रेड फ्लैग्स नहीं उठाती? देखिए, ये एक बहुत ही पैनी नजर है और किसी भी निवेशक को ये सवाल पूछने चाहिए। लेकिन अगर हम इन घटनाओं का बिना किसी भावना के निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें, तो हमें हर घटना के संदर्भ को समझना होगा। 2015 का मैगी संकट निस्संदेह एक भयानक दुस्वप्न था। कंपनी की प्रतिष्ठा दांव पे थी और उन्होंने अपनी बाजार हिस्सेदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया था। तो फिर उन्होंने इसे संभाला कैसे? यही गवर्नेंस का दूसरा पहलू है, संकट के समय प्रतिक्रिया। जिस गति से नेस्ले ने उस पूरे प्रोडक्ट को वापस लिया, पारदर्शी तरीके से लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, स्वतंत्र लैब्स में प्रोडक्ट को दोबारा टेस्ट करवाया और फिर ग्राहकों का भरोसा जीतकर वापसी की, वो क्राइसिस मैनेजमेंट की एक क्लासिक केस स्टडी बन चुकी है। मतलब उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। बिल्कुल। उस संकट ने असल में उनके सिस्टम की कमियों को उजागर किया, जिसे उन्होंने तुरंत सुधारा। आज नेस्ले के पास नेस्ले क्वालिटी पॉलिसी और केयर प्रोग्राम के तहत इतने सख्त ऑडिट्स हैं जो शायद 2015 से पहले इतने कड़े नहीं थे। मतलब आप कह रहे हैं कि उस झटके ने उनकी गवर्नेंस की मांसपेशियों को और मजबूत कर दिया। काफी हद तक। और अब आते हैं हालिया सेबी चेतावनी पर। एक निवेशक को हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या कोई उल्लंघन कंपनी के स्तर पर एक व्यवस्थित धोखाधड़ी है या फिर ये एक व्यक्तिगत लापरवाही है।
हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। एक डेजिग्नेटेड पर्सन द्वारा 6 महीने के कॉन्ट्रा ट्रेड नियम को तोड़ना कंपनी की वित्तीय सत्यनिष्ठा को नहीं हिलाता। इससे कंपनी के मुनाफे या उसकी बैलेंस शीट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि बाजार के निवेशकों ने इसे रास्ते का एक छोटा गड्ढा माना, कोई गहरी खाई नहीं। तो निवेशकों ने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि बुनियादी ढांचा मजबूत था। सही कहा, लेकिन ये घटना निश्चित रूप से एक बात याद दिलाती है कि जब आप हजारों करोड़ रुपए की एक कंपनी चला रहे होते हैं तो कंप्लायंस कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे आप एक बार चालू करके भूल जाएं। बिल्कुल। ये एक निरंतर चलने वाली, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। आपको हर दिन सतर्क रहना होता है। स्पीक अप जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी सतर्कता का हिस्सा हैं, ताकि अगर सिस्टम में कहीं नीचे कोई खराबी आए, कोई नियम टूटे, तो उसकी जानकारी बिना किसी डर के सबसे ऊपर बैठे मैनेजमेंट तक पहुंच सके। ये पूरी चर्चा वाकई कई परतों को खोलती है। अगर हम आज के इन सभी दस्तावेजों और विश्लेषणों के धागों को एक साथ समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि नेस्ले इंडिया आज सिर्फ पैकेट बंद मैगी और कॉफी बेचने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनका दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। निवेशकों और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े हितधारकों के लिए ये एक बहुत ही जटिल और शानदार केस स्टडी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे ये दिग्गज कंपनी पेनिट्रेशन रणनीति के जरिए टियर 2 और टियर 3 ग्रामीण बाजारों में अपना साम्राज्य आक्रामक रूप से बढ़ा रही है। पूर्वी भारत की लॉजिस्टिक्स बाधाओं को तोड़ने के लिए ओडिशा में नई फैक्ट्री लगा रही है। और दूसरी तरफ वे इस विशाल विस्तार के साथ आने वाले पर्यावरणीय भारीपन को 2050 तक नेट जीरो बनने के लक्ष्य के साथ संतुलित कर रहे हैं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के जरिए पानी बचाना, बायोमास बॉयलरों का इस्तेमाल और एमएसएमई से लोकल सोर्सिंग करना, ये सब केवल कागजी वादे नहीं हैं, बल्कि उनके वित्तीय जोखिम को कम करने के हथियार हैं। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी को वित्तीय विकास की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके साथ जोड़कर चलाया जा सकता है। और शायद यही भविष्य का बिजनेस मॉडल है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में 2015 जैसे क्वालिटी संकट या सेबी की हालिया चेतावनियों ने उन्हें ये भी सिखाया है कि ये सफर आसान नहीं है और हर कदम पर नजर रखनी पड़ती है। अंत में इस पूरी रिपोर्ट से बाहर निकलकर मैं एक नया और गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल बताइए। हम आज एफएमसीजी कंपनियों के विस्तार और उनके मुनाफे पर ताली बजा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, पानी और साफ हवा विलासिता बनते जा रहे हैं। क्या वो दिन दूर है जब शेयर बाजार में किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन उसके बेचे गए प्रोडक्ट के मुनाफे से ज्यादा इस बात पर तय होगा कि उस प्रोडक्ट को बनाने में धरती से कितना कम पानी, कितनी कम ऊर्जा और कितने कम संसाधन लिए गए? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आज हम जिससे नेट जीरो कहते हैं, शायद अगली सदी का सबसे बड़ा और असली प्रॉफिट केवल जीरो इम्पैक्ट ही होगा। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। अगली गहरी चर्चा तक के लिए अलविदा।